पंचतंत्र की कहानियां कमाल की होती हैं, है ना। इनमें जिंदगी के वो सबक छुपे होते हैं जो कभी पुराने नहीं पड़ते। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसका पूरा सार सिर्फ एक शब्द में है, नीयत। चलिए देखते हैं कि कैसे किसी की नीयत का खोट दोस्ती और भरोसे जैसी चीजों को भी तबाह कर सकता है। लेकिन इस कहानी की गहराइयों में उतरने से पहले एक बहुत जरूरी चीज को समझना होगा, और वो है इसका सेंट्रल थीम, विश्वासघात। यूं तो ये शब्द हम सबने कई बार सुना है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? देखिए, विश्वासघात कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। ये तो सीधे सीधे किसी की नीयत में आई खराबी से पैदा होता है। एक ऐसा काम जो किसी दूसरे को बहुत बड़ा, बहुत गहरा नुकसान पहुंचाता है। ये भरोसे की नींव पर सबसे तगड़ा हथौड़ा है, चाहे वो बरसों पुरानी दोस्ती हो या आज के जमाने का कोई रिश्ता। और यही हमारी कहानी की जड़ है। तो चलिए अब कहानी में चलते हैं। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से। दोनों साथ मिलके अपनी किस्मत आजमाने के लिए एक लंबे सफर पर निकलते हैं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? उनके नाम ही उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं। तो एक तरफ है धर्म बुद्धि, जैसा नाम वैसा काम, धर्म और नेकी का प्रतीक। वो मेहनत और ईमानदारी पर पूरा यकीन रखता है। और दूसरी तरफ है पाप बुद्धि, जिसके मन में पाप, लालच और शॉर्टकट भरा पड़ा है। ये सिर्फ दो दोस्त नहीं हैं, ये तो दो अलग अलग सोच हैं, दो फिलॉसफी हैं। और सच कहूं तो ऐसे किरदार आज भी हमें अपने आसपास मिलते ही रहते हैं। सही कहा ना? तो होता यह है कि खूब मेहनत और मुश्किलों के बाद दोनों दोस्त अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। मतलब उनका सफर कामयाब रहा। जिस मकसद से वो घर से निकले थे वो पूरा हो गया था। लेकिन असली कहानी, असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। और यहां धर्म बुद्धि की एक बात पर गौर कीजिए। वो कहता है, मेहनत से कमाए हुए पैसे में जो सुकून है वो कहीं और नहीं। उसके लिए पैसा तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है वो सैटिस्फैक्शन जो ईमानदारी से आता है। सवाल ये है कि क्या पाप बुद्धि भी ऐसा ही सोचता था? और बस यहीं से कहानी घूम जाती है। अब सामने आता है पाप बुद्धि की नीयत का असली खोट। जब अपनी कमाई को सेफ रखने की बात आती है तो उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। अब सीन ये है कि वो घर वापस आ रहे हैं और रास्ते में पता चलता है कि भाई खतरा बहुत है। चोर डाकू तो हैं ही, ऊपर से एक अजीब सी अफवाह भी है कि कोई ऐसा जीव है जो छुपा हुआ सोना चांदी सूंघ लेता है। तो दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि चलो अपनी सारी कमाई जंगल में एक बड़े से पेड़ के नीचे छुपा देते हैं, सेफ रहेगा। अब देखिए पाप बुद्धि का पूरा गेम प्लान। स्टेप 1 वही आइडिया देता है कि चलो पैसा छुपाते हैं। स्टेप 2 रात के अंधेरे में अकेले वापस जाता है। स्टेप 3 सारा का सारा पैसा निकालकर अपने पास रख लेता है। और स्टेप 4 सीधा इल्जाम लगा देता है अपने दोस्त धर्म बुद्धि पर। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ धोखा। ये था उसकी खराब नीयत का नतीजा। अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। मामला जाता है गांव के मुखिया के पास और सच को साबित करने के लिए एक ऐसी परीक्षा होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तरह की अग्नि परीक्षा। तो पंचायत बैठती है। मुखिया सीधे सीधे पाप बुद्धि से पूछते हैं, भाई कोई गवाह है तुम्हारे पास? क्योंकि सिर्फ इल्जाम लगाने से तो कुछ नहीं होता, सबूत चाहिए। और बस यहीं पाप बुद्धि अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है। पाप बुद्धि जो दावा करता है उसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वो कहता है, जी गवाह है। वो पेड़ जिसके नीचे हमने पैसा छुपाया था वही पेड़ गवाही देगा। अब सोचिए ये सुनकर वहां बैठे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। अब सवाल तो यही है ना कि भाई एक पेड़ वो भला गवाही कैसे दे सकता है? मतलब ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। लेकिन पाप बुद्धि अपनी बात पर अड़ा हुआ है और अब तो पूरा गांव इस मिस्ट्री को सॉल्व होते देखना चाहता है। तो अगले दिन सब लोग उस पेड़ के पास जमा हो जाते हैं। पूरी पंचायत वहीं लग जाती है। और फिर जो होता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। पेड़ के अंदर से एक आवाज आती है और वो आवाज सीधे सीधे धर्म बुद्धि को चोट ठहराती है। उस एक पल में तो ऐसा लगा कि बस अब धर्म बुद्धि के लिए सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन धर्म बुद्धि हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता है और उस पेड़ वाले गवाह को एक चैलेंज देता है। वो कहता है, ठीक है, अगर आप सच बोल रहे हैं तो अग्निदेव आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या कमाल का दाव खेला उसने, है ना? और जैसे ही धर्म बुद्धि पेड़ के पास आग जलाता है, सारा खेल पलट जाता है। धुएं से दम घुटने लगता है और पेड़ के खोखले तने से एक आदमी खांसता हुआ बाहर निकलता है
और वो कौन था? वो था पाप बुद्धि का अपना पिता, जो इस पूरे साजिश का हिस्सा था। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो अंत में पाप बुद्धि को उसकी सजा मिलती है और धर्म बुद्धि को इंसाफ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये कहानी हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन सिखाती है, एक ऐसा सबक जो शायद आज के जमाने में पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। और ये शब्द पाप बुद्धि के पिता के हैं जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। विश्वासघात से बुरा कोई रोग नहीं, ये तो धोखा देने वाले की आत्मा को ही खत्म कर देता है। सोचिए कितनी गहरी बात है। ये उस गिल्ट की तरह है, उस बोझ की तरह है जो इंसान को अंदर से खाता रहता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज है। तो सवाल ये है कि अगर विश्वासघात एक इतनी बड़ी बीमारी है तो इसकी दवा क्या है? कहानी इसका भी जवाब देती है, और दवा है क्षमा, यानी माफी। देखिए, माफ करने का मतलब ये नहीं कि जो हुआ उसे भूल जाएं। नहीं, इसका मतलब है कि खुद को नफरत और बदले की आग से बचा लेना। ये एक ऐसा मरहम है जो आज भी हर टूटे रिश्ते को ठीक करने की ताकत रखता है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज की दुनिया में सोचिए, जहां ऑनलाइन फ्रॉड हैं, बिजनेस में धोखे हैं, विश्वासघात के इतने सारे नए नए तरीके हैं। ऐसे में इस कहानी का असली मतलब क्या है? क्या हमें हमेशा सख्त से सख्त सजा यानी न्याय पर फोकस करना चाहिए, या फिर माफ कर देने की उस ताकत पर यकीन करना चाहिए जो शायद कभी कभी न्याय से भी बड़ी होती है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।